नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले 5 जून के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलावन किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सोलावन जो है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सोला भारत का पश्चिम घाट का 1800 मीटर ऊंचे मैदानों पर बहुत यात में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा है। इन्हीं पौधों में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर आच्छादित होते हैं। इसलिए इसको जो है नीलगिरी पर्वत की संज्ञा दिया गया है और यह पौधा 12 वर्षों में एक बार ही फूल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? सभी को पता है 1885 में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में एओ हुम के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में स्कॉटिश निवासी एलन ऑक्टिवन ह्यूम के द्वारा किया गया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 में दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के 1888 की सत्र की अध्यक्षता पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं के चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अगर बात करें नगर पालिका और पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 243 के से लेकर फर्स्ट में कहा गया है कि चुनाव की तैयारी और संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और विनियमन के लिए एक राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। राज्य चुनाव आयोग आरक्षित पदों की आवंटित करता है और चुनाव कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। और यह एक स्वतंत्र संगठन है जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को आयोजित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपाय प्रभावी होता है? बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पीना, ये जो है घरेलू उपाय बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ होता है जो पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने में मदद करता है। इसे पानी में मिलाकर पीना एक सामान्य घरेलू उपाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना बनाया गया था? 34,800 किलोमीटर की योजना बनाया गया था। अगर बात करें भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट के अंतर्गत कुल 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से दिसंबर 2023 तक लगभग 15,549 किलोमीटर का निर्माण पूरा किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करता है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल है? कौन सी अनुसूची है? छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान को संबोधित करता है। यह अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे कि स्वायत्त जिले और परिषदों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद किसने शासन किया था? समुद्रगुप्त ने शासन किया था। अगर बात करें गुप्त साम्राज्य के युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह 320 से लेकर 550 ईस्वी तक अस्तित्व में था। इस साम्राज्य ने अपने राजवंश का विस्तार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। गुप्त राजवंश वैश्य जाति का था। इस काल में जाति व्यवस्था विद्यमान था। गुप्त राजवंश की शुरुआत श्री गुप्त ने जिन्होंने किया था, जो 240 से लेकर 280 तक शासन किया था। उनका पुत्र जो है घटोत्कच था। इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी घटोत्कच का एक पुत्र था, जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल 319 से लेकर 335 ईस्वी तक था। गुप्त काल का प्रमुख नायक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त प्रथम का प्रारंभ 320 ईस्वी से हुआ। उसने विवाह संबंधों द्वारा अपने पद और शक्ति को सुदृढ़ किया। पहले लिच्छवी के साथ, फिर राज्य के राजकुमारी कुमारी देवी के साथ। बदले में उन्हें दहेज के रूप में अपने साम्राज्य के लिए राज्य और सुरक्षा मिला। इससे उनका मान सम्मान भी बढ़ गया था। अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो इसका कार्यकाल 330 से लेकर 380 तक था। यह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। वह गुप्त वंश के शक्तिशाली और महान स्वामी थे। उनकी विजय को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख द्वारा दर्शाया गया था। अपनी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 415 तक कार्यकाल था। यह समुद्रगुप्त के पुत्र था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उनका युद्ध था। वाकाटकों ने दक्कन के एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया। जब चंद्रगुप्त ने शकों को साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तो इस विवाह ने उपयोगी गठबंधन दिया था।
बाकी और सभी फैक्ट है, ये सभी आप पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जिम मिशन 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। अगर बात करें शुभांशु शुक्ला, एक्जिम स्पेस के मिशन 4X के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। यह मिशन व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ानों की दिशा में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 वर्षों बाद किस पश्चिम अफ्रीकी देश की यात्रा किए थे? नाइजीरिया की यात्रा किए थे। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया की यात्रा की, जो किसी भारतीय उप प्रधानमंत्री की इस देश में 17 वर्षों के बाद की पहली यात्रा था। यह यात्रा भारत अफ्रीका सहयोग को सुदृढ़ करने का उद्देश्य किया गया था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? 1997-98 में किया गया था। अगर बात करें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, तो ये पूरे भारत में ST के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुआ था। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के समान स्कूलों का निर्माण करना, जिसमें खेल तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये हमारा स्कूल CBSE पाठ्यक्रम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है? 1921 से 1951 को जाना जाता है। और जनगणना का प्रश्न जो पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने स्टैटिक जीके में कराया हुआ है, जाकर वो दोनों वीडियो मैराथन देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात करें 1921 से 1951 का दशक, भारत में इसे स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जाना जाता है। देश के स्वास्थ्य और स्वतंत्रता में व्यापक सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आया है। बेहतर परिवहन और संचार नेटवर्क द्वारा वितरण नेटवर्क में भी सुधार किया गया है। निरंतर उच्च अशोधित जन्म दर के कारण इस चरण में पिछले चरण की तुलना में प्रबल विकास दर का आकलन किया गया। 1920 के दशक की आर्थिक महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध पर नजर यह प्रभावशाली था। अगर बात करें 1901 से 1921 की अवधि को, भारत की जनसंख्या वृद्धि को 1901 और 1900 के बीच की स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान विकास अप्रत्याशित रूप से धीमा था, यहाँ तक कि 1911 और 1921 के बीच नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया था। इस अवधि के दौरान उच्च जन्म और मृत्यु दर में मुख्य रूप से खराब स्वास्थ्य और चिकित्साएं सेवा, व्यापक निःशक्तता और भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए एक अप्रभावी वितरण प्रणाली का कारण बना था। अगर बात करें 1951 से 81 का दशक, इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या में उच्च जनसंख्या दर अनुभव होता है, जिसमें मृत्यु में तीव्र गिरावट का अनुभव होता है। वार्षिक औसत वृद्धि 2.2% तक पहुंच गया था। 1981 के बाद अब तक जो है तेजी से वृद्धि के बावजूद राष्ट्रों का जनमत उत्तरोत्तर अस्थिर हो रहा है। इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को अशोधित जन्म दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरता है? कौन सी नदी हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। अगर बात करें, महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ से निकलता है और ओडिशा में होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जबकि कोसी, गंडक, घाघरा सभी जो है गंगा के प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1555 में शेरशाह सूरी वंश को हराकर अफगानों के साम्राज्य का अंत किसने किया था? हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसी का फैक्ट देख लेते हैं। पहले 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह व अन्य अफगान शासकों को पराजित कर पुनः दिल्ली को सत्ता प्राप्त किया, जिससे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित नियंत्रित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था। अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन ब्रिटिश संसद का पहला प्रमुख हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया और कंपनी के कार्य को विनियमित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मार्च 2025 में भारत के ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया था? हैदराबाद में किया गया था। यह चिंतन शिविर 7 और 8 मार्च 2025 को कान्हा शांति वनम हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के खेल मंत्री, विशेषज्ञ और अन्य प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्ड नामक किताब किसने लिखा है? एनी माइकल्स के द्वारा लिखा गया है। हेल्ड नाम लेखक और कवि एनी माइकल द्वारा 2023 में लिखा गया एक उपन्यास है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस के सहायक कंपनी नोपफ द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया गया था।
अगर बात करें यह सत्र 10 से 21 मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अन्नपूर्णा देवी ने इस दौरान भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया? 2020 में निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 तक युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित दिया गया है? टोटल जो है 54,03,231 को प्रशिक्षण दिया गया है। जनवरी 2025 तक युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत टोटल जो है 54,03,231 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के प्रेमी युवक द्वारा कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? जट जटिन किया जाता है। अगर बात करें कथक कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। झूमर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें जट जटिन उत्तर बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में यह नृत्य पुरुष और महिला की जोड़ी द्वारा किया जाता है और इसमें पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम, संघर्ष और सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट कृषि पर निर्भर है? 47% निर्भर है। अगर बात करें सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की 65% आबादी द्वारा किस आंकड़े के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और 47% आबादी जो है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Alt+F2 कुंजी संयोजन का क्या उपयोग होता है? वर्तमान फाइल को सेव एज करना होता है। और बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Alt+F2 कुंजी संयोजन का उपयोग सेव एज विकल्प खोलने के लिए किया था। यह शॉर्टकट उपयोगकर्ताओं को वर्तमान फाइल को एक नए नाम स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। और आज ही मैंने जो है कंप्यूटर का लगभग 500 प्रश्न का जो है मैराथन वीडियो दिया हुआ, 1 घंटे का वीडियो है, वो प्रीवियस क्वेश्चन का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे वह 4 से 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर का वो श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडली के आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मेंडली के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के संबंधित होता है, अतः मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का परमाणु भार आधारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदरा का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। अगर बात करें वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, जब मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच की हार हुआ और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने को मदद मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना के बजट में कितनी प्रतिशत की कमी किया गया है? 21% की कमी किया गया है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। हालांकि बजट में 21% की कमी हो गया है, जिसमें परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के तहत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है? 79.74% उपलब्ध कराया गया है। पैरालंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये जो अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। अगर बात करें 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के 21 जुलाई से 6 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। यह तीसरा अवसर होगा जब लॉस एंजल्स को ग्रीष्मकालीन खेल की मेजबानी सौंपा गया है। 2028 में होने वाले अमेरिकी खेल समग्र को यूएसए में आयोजित होने वाले 9वें ओलंपिक खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी को उपजाऊ परत का स्थान परिवर्तन और क्षय जो है मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि की ऊपरी सतह जल के साथ बह जाता है और वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। भूमि के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानदी नदी की कुल लंबाई कितना है? 860 किलोमीटर हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों में निकलता है। यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। नदी की कुल लंबाई जो 860 किलोमीटर हो जाएगा। सौरा नृत्य जो भारत के किस राज्य में किया जाता है? ये जो है उड़ीसा में किया जाता है। सौरा नृत्य किस राज्य में किया है? उड़ीसा में किया जाता है। और मैंने जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सभी का मैराथन वीडियो दिया हुआ है। आप आरआरबी एनटीपीसी का जो प्लेलिस्ट जाइए उसमें देख लीजिएगा, आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसलिए स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप जाकर सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें सौरा नृत्य उड़ीसा राज्य का आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य सौरा जनजाति से जुड़ा हुआ है, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में पारंपरिक वेशभूषा और संगीत का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति BR गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर बात करें न्यायमूर्ति BR गवई वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है और न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण वर्ष 2007 के बाद दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं।
106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है? 33% आरक्षण लागू किया गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस अनुच्छेद को जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है और ये एक जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का पूछा जाए तो ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने से कितने हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? ये जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। भारत का पूर्वी मैदान ये भारत के पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। अगर कुछ मैप इस प्रकार से बनाए तो ये वाला पूर्वी घाट कहलाता है और ये पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहीं पश्चिमी घाट त्रिपुर इसे मलाबार तट भी कहा जाता है, जो केरल से लेकर तमिलनाडु ये सभी क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 किस टीम ने जीता? सभी को पता होना चाहिए। WPL की बात किया जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वुमेन प्रीमियर लीग होता है। इसकी जो है 2025 की जो है विजेता मुंबई इंडियंस हो जाएगा। वहीं अगर हारे की बात करें तो दिल्ली कैपिटल इसकी हारे हो और 3 बार अभी तक हो चुका है WPL और तीनों बार जो हारने वाली टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस 2 बार जीता है और दूसरी बार का खिताब जो है RCB ने जीता था, यानी कि जो इससे पहले वाला हुआ था वो RCB ने जीता। फर्स्ट बार मुंबई इंडियन और थर्ड बार मुंबई इंडियन, लेकिन सेकेंड वाला जो है वो RCB ने जीता था और तीनों बार की उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस विधान सभा क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं? ये जो है बरहट निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा और ये जो है झारखंड के भी वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है। कंप्यूटर से मैंने छोड़ दिया है, 4 से 5 प्रश्न जो है कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। FTP का पूर्ण रूप पूछा गया तो इसका पूर्ण रूप जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तख्त-ए-बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? यह पाकिस्तान में स्थित। देखिए जितने भी बौद्ध मठ मंदिर है ये सभी याद कर लीजिएगा। स्टैटिक जी के मैंने ये ऑलरेडी वीडियो कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महालेखा के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? सभी को पता है अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। इसी से संबंधित प्रश्न है, पता नहीं ये एग्जैक्ट प्रश्न था लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपको अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कितने देशों ने, यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था? टोटल 64 देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? सभी को पता होना चाहिए, जो है राजस्थान से निकलता है। देखिए नदी से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए नदी का पोर्शन आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए इस प्रकार से 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया था, जो इसमें लकड़ी का जलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। वहीं जो पानी का बर्फ में बनना ये जो सभी भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबलना ये सभी दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन से भी 2 प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न मिला है एक और नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, अनुच्छेद 19 से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU कंप्यूटर में किसका भाग होता है? ये जो है CPU का भाग होता है। वहीं ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, CPU की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर से 400 प्रश्न पूछे जाए, इसलिए जो आज या कल जो है आपको कंप्यूटर का जो मैराथन वीडियो दे देंगे, जिससे जो हूबहू सारे प्रश्न आपको छपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में आपको जो है कंप्यूटर के लगभग हम 2-3 हज़ार प्रश्न आपको मैराथन का एक वीडियो दे देंगे। ठीक, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में भुक्ति को क्या कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था। भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, पता नहीं कौन सा प्रश्न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछा जाए तो गठन 124 से लेकर आपको याद कर लेना है। ठीक है, और हो सकता है अनुच्छेद का वीडियो मैं दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। एक जो है बजट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वो भी 2025 का पूछा गया, नहीं ये करंट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जो इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो इसका भी नहीं पता। अगर आप लोगों ने जिनका भी एग्जाम था कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था, उसका जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब चलिए मैथ में कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा वो सभी आपको बता देते हैं, जिसे अपनी प्रिपरेशन में आप लगातार कर लीजिएगा। वहीं बात करें सबसे पहले परसेंटेज से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। एक जो आपको सेविंग एक्सपेंडिचर ये सब प्रश्न था, एक जो है
2 प्रश्नों परसेंटेज से डायरेक्ट प्रश्न एकदम इजी पूछा गया था। वहीं 1-2 प्रश्न याद नहीं है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, इससे भी लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। एसआईसीए की बात करें, ये 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। एक जो डिफरेंस वाला था। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम एचसीएफ से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलसीएम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो से एक एज वाला प्रश्न पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री से जो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन था, ठीक है। और पता नहीं क्या प्रश्न पूछा गया था। एक जो शायद पूछा जा रहा फार्मूला वाला याद था, ये नहीं, कुछ लोग नहीं बता रहे, कुछ लोग बता रहे थे। अलजेब्रा से जो लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी दो जो है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक फार्मूला बेस्ड था, एक पता नहीं क्या था। नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्री से जो लगभग, इसका भी मान कर 2 प्रश्न पूछा गया था। एक जो इसका एरिया निकालने का फार्मूला पूछा था, और एक शायद कुछ लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी फार्मूला बेस याद करिएगा। नंबर सिस्टम से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। फ्रैक्शन से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं बात करें टाइम एंड वर्क से, इससे जो 3 प्रश्न पूछा गया है। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछा गया है। वहीं स्टैटिक्स की बात करें, यानी माध्य माध्यिका बहुलक से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा गया है। यानी 2 प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा गया फार्मूला बेस, यानी बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, वो डायरेक्ट पूछ लिया गया है। यानी आपको बहुलक माध्य माध्यिका ये सभी आपको देख लेना चाहिए एक बार। अब चलिए बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में सेम टू सेम प्रीवियस ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं नए हैं, लेकिन बाकी सभी जो है टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी जो इस आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का एग्जाम होगा, उन सभी का पेपर देख लेंगे, आपको आराम से ये सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग था, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई जो हार्ड नहीं था। रीजनिंग एकदम समझिए इजी टू मॉडरेट लेवल था, कोई हार्ड नहीं था। तो ये कुछ, तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ तरीके से जीएस का बता दूं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाए, उसके बाद हम सारे जीएस के प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बात करते हैं पहले करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है, लगभग मान के चलिए कोई के एवरेज बता रहे हैं 8 से 10 प्रश्न जो है करंट का पूछा जा रहा है। और ज़्यादातर प्रश्न जो है 2025 से पूछा जा रहा है। वो भी जो प्रश्न बात करें तो मान कीजिए जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का पूछा जा रहा है। यानी अभी जो अप्रैल बीता है उस महीने तक, यानी आपको ज़्यादातर फोकस करना है जब एनटीपीसी का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उस डेट से लेकर के अभी अप्रैल तक आपको सारे अप्रैल मई तक के सारे प्रश्न याद करना है, ठीक है। फटाफट आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद सारा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और नए प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए जो है आपको क्या करना है, मान कर बेने जून से लेकर के जून 2024 से लेकर अभी अप्रैल मई तक का याद कर लीजिएगा। नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ 2025 का याद कर लीजिए। ज़्यादातर प्रश्न क्योंकि 2025 से पूछा जा रहा है, इसलिए 2025 वाला याद कर लीजिए। वहीं बात करें स्टैटिक जीके से, तो स्टैटिक से ज़्यादा नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 से 5 ही प्रश्न पूछा जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो ये भी 4 से 5 ही मानकर चलिए। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करती है 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं बात करें पॉलिटी से ज़्यादातर प्रश्न जो है, यानी 5 से 6 प्रश्न जो है पॉलिटी से प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं 4 से 5 जो है अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिया, इसलिए अनुच्छेद का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहीं बात करें इकोनॉमिक्स से जो है 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं इसमें करंट और स्टैटिक दोनों जोड़ दिया जा रहा है। जैसे बजट से संबंधित हो गया, वो इकोनॉमिक्स में ही आता है। साइंस की बात करें तो 4 से 5 प्रश्न आता है, यानी बायोलॉजी से 2 प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, फिजिक्स से 1 और केमिस्ट्री से शायद 1 प्रश्न पूछा जा रहा है। रेलवे से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। यानी सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। अब चलिए जीएस के सभी प्रश्न देखते कैसे पूछा गया था। एनालिसिस के फॉर्म थे, आपको जो है अब डिटेल वीडियो जो है वो जो है एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिलते जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो कोई आपको डिटेल नहीं कराया, सिर्फ आपको बताने के तौर पर बताया है। इसलिए आपको अगले वीडियो से जो हम डिटेल में कवर करेंगे, यानी टोटल जीएस, रीजनिंग, करंट, ये सभी हम डिटेल से करेंगे। यानी थोड़ा वो लॉन्ग वीडियो होगा, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको जो है टोटल तीनों शिफ्ट को हो जाने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा।